करंट अफेयर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझो, धीरे धीरे करके चीज़ें होंगी, एक दिन में नहीं होगा। कुछ करंट अफेयर में धीरे धीरे करके चीज़ें समझना स्टार्ट करोगे, जोड़ना स्टार्ट करोगे। खुद से भी ध्यान रखना है क्योंकि करंट अफेयर अनलिमिटेड हो। क्लास में कितनी भी कोशिश करूँगा तो सब चीज़ें एक साथ कवर हो जाए ज़रूरी नहीं होता है। तो खुद भी आपका, मैंने कहा ना, न्यूज़पेपर मैगजीन जो हो रहा है उसको सिलेबस से जोड़ना है। कोई भी चीज़ हो रही है देश दुनिया में उसको अपने सिलेबस से जोड़ना है कि कहाँ पर काम आएगा। पेपर फर्स्ट है तो ज्योग्राफी में कहाँ आएगा, हिस्ट्री में क्या आएगा, है कि नहीं। लेकिन ये अभी जो दे रहा है उसको 15 दिन का एक साथ कंपाइल करके दे दूंगा, तो उसको प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हो। एक मंथली अलग से बना के दे दूंगा, तो उसको पढ़ते रहना है अभी कंटिन्यू। जिसको नहीं देना है 1-2 साल बाद देना है। तो चीज़ें क्या है, कैसे करंट अफेयर आगे बढ़ता है धीरे धीरे, वही चीज़ें क्या होती है आगे। जैसे दल बदल विरोधी कानून है, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे, शेड्यूल 10 में आपका जो है, तो वो चीज़ यहाँ पर अभी वर्तमान में न्यूज में, तो वहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रीलिम्स में, मेंस में पूरा बनता है। तो इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आज हम लोग मानसून लगभग हो गया था, मानसून का पूर्वानुमान, मानसून का पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन। तो इससे रिलेटेड भी कभी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो मानसून के पूर्वानुमान के लिए एक तो पूर्वानुमान कैसे किया जाता है उसके लिए कुछ मॉडल्स है। तो पहले तो कौन कौन से मॉडल्स है वो देखेंगे, बाकी कुछ 1-2 मॉडल्स है जो भारत के IMD के द्वारा यूज किया जाता है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल। IMD तो परिचित हो गए होंगे ना तुम लोग, कब स्थापना हुई इसकी? 2-3 दिन से रोज बोल रहा हूँ ना IMD। कल रात को भी आया था IMD। कहाँ पर आया था? सो गई। IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, है कि नहीं। तो भारतीय मौसम विभाग, प्रिंटेड नोट्स में भी शायद मैंने डाला है कब स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में होगा। तो स्थापना कब हुई और इसका कार्य क्या है। तो जितने भी भारत और आसपास के पड़ोसी देशों को भी क्या करता है, हेल्प करता है मौसम जलवायु संबंधी अध्ययन में। मौसम जलवायु संबंधी जो भी जानकारी, चक्रवात कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, तो जितनी भी मेन जो फंक्शनिंग बॉडी हमारी कौन सी हो गई आपकी, जो है IMD हो गई, जो भारत के मौसम और जलवायु के बारे में क्या करती है, आपका काम करती है, राइट। तो इसके बारे में होमवर्क कर लेना, कभी स्थापना हुई देखना, साथ 1954 होगा और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और कार्य इसके क्या है, तो ये किसी भी संगठन का जब नाम आता है तो ये बेसिक चीज़ें उसके बारे में फाइंड आउट करके वहीं पर जहाँ पे उसका नाम आता है साइड में डाल दिया करो। और मैंने कहा कि निकालना कोई 2 मिनट की बात है, 1 क्लिक की बात है कि नहीं। तो ये ध्यान में रखना है। तो मॉडल्स जो है IMD के द्वारा पूर्वानुमान, मेन भारत में कौन सी संस्था है, भारत में कौन मेन जिम्मेदार है पूर्वानुमान के लिए, तो वह IMD है। तो कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये मॉडल्स के नाम पहले देखेंगे, कौन कौन से मॉडल्स है, किन किन आधारों पर पूर्वानुमान होता है, और फिर 1-2 मॉडल्स को डिटेल देख करके कभी क्वेश्चन आ जाए किसी पर्टिकुलर मॉडल के नाम से तो डिटेल भी देखना पड़ सकता है। तो 1-2 मॉडल्स डिटेल देखेंगे। तो आज एसी बंद काहे कर रहे हो गर्मी में, ठंडी लग रही थी। तो पॉइंट नोट करते रहेंगे। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, स्लाइड भेज दूंगा, वैसे पढ़ लीजिए। मानसून एक जटिल वायुमंडलीय परिघटना है। अब इतना ही, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है ना, जैसे अब यही अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। इतना ही दे देगा, मानसून एक जटिल वायुमंडलीय घटना है जो सागरीय, वायुमंडलीय और स्थल कारकों के परस्पर प्रभाव से संचालित होती है। एक्सप्लेन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। अब ये अपने आप में क्या है, स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन लिया है वो अपने आप में क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इट,
क्या आंसर लिखोगे बताओ? बोलते ना आंसर लिखने में समस्या जाती थी। ये क्वेश्चन हो गया, जितना पढ़ाया उसी में से उसका आंसर निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझ करके जो पढ़ाया है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और लगाने भी सीख जाओगे जब धीरे धीरे करके इस तरीके से क्वेश्चंस को सोचना स्टार्ट करोगे। बताओ क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में? पूरी क्लास जो की है मानसून की, वो लोग बताओ। अभिषेक, वो एक अलग हो, कैसे लिखोगे आंसर, क्या क्या लिखो, कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए, और उसका बताओ। आएंगे तो वही चीज़, लेकिन उसमें कैसे उसके बताओ नसरीन। ठीक है, ठीक है, तो वो जो पढ़ा है उसी में से निकालना है। तो पहले तो मानसून एक जटिल वायुमंडलीय घटना है, वायुमंडल क्लाइमेट से रिलेटेड घटना है। मानसून की परिभाषा से स्टार्ट करोगे, मानसून क्या होता है, फिर इस सीक्वेंस में जाएंगे। तो हालांकि सीक्वेंस ही है, लेकिन पहले वायुमंडलीय कारक, वायुमंडलीय कारक में कौन आएंगे, तापमान, दबाव, ऊपर जेट स्ट्रीम, ये सब क्या है, ITC जेट, ये सब वायुमंडलीय कारक में आएंगे, जो टेम्परेचर प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें हैं, आएगी ना बस। उसके बाद महासागरीय कारक में मैंने बताया था पैसिफिक ओशियन का जो IOD आ जाएगा, पैसिफिक ओशियन का साउथ ऑस्किलेशन एंड एल नीनो ला नीना पूरा आ जाएगा। ये महासागरीय टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक्स पॉइंट्स हो गए आपके जो। और फिर स्थलीय कारक, तो स्थलीय कारक में आप लोग जानते हैं उच्चावच वगैरह जो है, उच्चावच, स्थल और जल के गर्म होने की दर में अंतर, ये सब भी फैक्टर्स क्या करते हैं आपका, है ना। जैसे बताया था पश्चिमी घाट, ये सब हिमालय जी, उच्चावच रिलीव्स भी क्या करते हैं आपके, कहाँ पे कितनी बारिश होगी, कैसे होगी, उसको भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इन सब का कंबाइंड इम्पैक्ट है, परस्पर प्रभाव होता है आपका जो मानसून। तो इसी तरह से जो पढ़ाया गया उसी में से क्वेश्चन जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आंसर को क्या करना है, उनमें से निकाल करके कम शब्दों में लिखने की आदत। तो पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा, समझ गया उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करना है। चलिए, तो ये मानसून का इंट्रोडक्शन है। पूर्वानुमान के प्रकार, तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए पूर्वानुमान के प्रकार। 3 प्रकार, सिर्फ आपका पॉइंट बस नोट कर लीजिए, 3 प्रकार में, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रकार करके नोट कर लीजिए। तो पहला है आपका लघु अवधि पूर्वानुमान, जो 1 से 7 दिन का होता है। लघु अवधि पूर्वानुमान होता है जो 1 से, जैसे अभी आता होगा ना डेली का, ये अभी हीट वेव्स रहेगी 3-4-5 दिन करके आता है, डेली का डेली न्यूज़ वगैरह में आता है, न्यूज़पेपर में आता है। तो आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गया, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट हो गया आपका, 1 to 7 डेज का होता है। दैनिक मौसम वर्षा के पूर्वानुमान के लिए यूज किया जाता है। ऐसा समझिए, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, बस शॉर्ट रेंज फोरकास्ट 1 से 7 दिन, इतना तो समझ ही जाओगे। बाकी पूर्वानुमान किसका कर रहे हैं, तो अब डेली का शॉर्ट रेंज का मतलब 1 से 7 दिन है, तो दैनिक हो गया, दैनिक मौसम और वर्षा, तापमान, मौसम में तापमान कैसे रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। तो ये हो गया आपका पहला लघु अवधि पूर्वानुमान। क्लियर है। दूसरा मध्यम अवधि 1 से 4 सप्ताह का, कि अगले 1 महीने में मौसम जलवायु की स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा। आया समझ में। नेक्स्ट दीर्घावधि पूर्वानुमान,
इसमें सीजनल मौसम संबंधी, तो पूरे मौसम के लिए कुल मानसूनी वर्षा का कि 3-4-5 महीनों में इस बार बारिश कैसे होगी, मानसून कैसे रहेगा। जैसे कल करंट अफेयर में देख रहे थे कि आज ही कहीं देख रहा था कि एल नीनो के आने की संभावना है, एल नीनो का प्रभाव रहेगा, है कि नहीं। ये सब पूरे मौसम दीर्घ अवधि, ये 3 प्रकार के पूर्वानुमान किए जाते हैं, लघु अवधि, मध्यम अवधि और आपका है ना 1 सप्ताह का, 4 सप्ताह का और आपका पूरे मौसम या सीजन्स का। तो 4 प्रकार हो गए पूर्वानुमान को लेके। कोई भी क्वेश्चन आ सकता, आया है शायद प्रीलिम्स में भी आया, मेंस में भी आया। क्वेश्चन देखे आप लोग, क्वेश्चन कम से कम देख लिया करो। फिर फैक्टर्स में वही आएंगे जो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को कि मानसून पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले कारक या मानसून पूर्वानुमान के संकेतक कौन कौन से है ना प्रभावित करने वाले कारक, या इसी को लिख देगा आपका संकेतक कौन कौन से मानसून के पूर्वानुमान के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। मानसून के पूर्वानुमान के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो पढ़ा है वही एनसो बताया था मैंने, क्या होता है बताया था ना कि सदर्न ऑस्कुलेशन का जब एल नीनो का प्रभाव जिस साल रहता है उसको एनसो कहते हैं। जैसे इस बार संभावना है एनसो की, तो यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकता है एल नीनो सदर्न ऑस्कुलेशन, यस या नो। चलूँ आगे। दूसरा एनसो हो गया पहला कारण, और जानते ही एल नीनो का प्रभाव रहेगा तो मानसून कमज़ोर होता है। चलूँ आगे। दूसरा है आपका आईओडी, ये भी पढ़ाई चुका हूँ आप लोग को, सकारात्मक नकारात्मक। आईओडी क्या होता है, तटस्थ क्या होता है, न्यूट्रल, 3 स्टेज 3 फेज बताए थे, एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इंडियन ओशियंस के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन के टेम्परेचर को लेकर के। क्लियर है। चलूँ आगे। ये भी आपको पढ़ा दिया एमजेओ, मैडन जूलियन ऑस्किलेशन। क्लियर हुआ। उसके बाद ये पॉइंट आपका जो है यूरेशियाई क्षेत्र में कितनी बर्फबारी होती है, मतलब यूरोप और एशिया का ये वाले पूरे भाग में कितना स्नोफॉल होता है, ये भी मानसून के पूर्वानुमान को और मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है। यूरेशियाई हिमावरण है ना, यूरेशिया हिमालय क्षेत्र में कितनी बर्फबारी वगैरह होती है, ये सब भी इफेक्ट करता है। ये यूरेशिया क्षेत्र में समझ पा रहे हो, यूरेशिया में उधर तो उधर ज़्यादा बर्फबारी होगी तो मानसून कमज़ोर होगा, बर्फबारी ज़्यादा होगी, ज़्यादा हिमावरण होगा, ज़्यादा स्नो होगा आपका वहाँ पर, कहाँ पर, यूरेशियाई रीजन में, तो मानसून क्या होगा आपका, कमज़ोर होगा, क्योंकि उधर का तापमान आपका कम रहेगा तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मानसून मजबूत तब होगा जब भारत के ऊपर लो प्रेशर ज़्यादा बने, है कि नहीं। तो ये भी एक पॉइंट है जो इंडिकेटर्स के रूप में यूज करते हैं या ध्यान रखते हैं कि यूरेशियाई क्षेत्र में कितना बर्फबारी हुई, उस पर भी डिपेंड करता है, मानसून पर प्रभाव पड़ता है, मानसून की स्थिति प्रभावित होती है। चलूँ आगे। सी सरफेस टेम्परेचर, समुद्र सतह तापमान। तो ये भी हमने देखा है, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इन दोनों के पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न और वेस्टर्न सी सरफेस टेम्परेचर है कि नहीं, इसको एल नीनो ला नीना के रूप में देखा, साउथ ऑस्किलेशन के रूप में देखा, और हिंद महासागर का आईओडी के रूप में देखा। तो ये फिर से सी सरफेस टेम्परेचर को भी मापा जाता है ना। इवन इंडियन ओशियन का टेम्परेचर कितना है उसको भी मापा जाता है किसी पर्टिकुलर महीने में, उससे डिफाइन होता है कि लो प्रेशर हाई प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी कम या ज़्यादा होगी।
ना। तो एक मॉडल पढ़ेंगे आपका तो उसमें आएगा। तो सी सरफेस टेम्परेचर को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये संकेतक यूज किए जाते हैं, ये 5 आंकड़े यूज किए जाते हैं। ये आपके क्या यूज किए जाते हैं, आपके जो है इन 5 चीज़ों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है मानसून के पूर्वानुमान पे। एनसो आपका, दूसरा आपका आईओडी, तीसरा आपका क्या चीज़ एमजेओ, आपका सी सरफेस टेम्परेचर, और एक आपका यूरेशियाई आइस कवर्ड कंडीशन। क्लियर है? तो ये 5। फिर मानसून के पूर्वानुमान के लिए कुछ मॉडल यूज किए जाते हैं, बस नाम लिख लो। कुछ मॉडल को हम लोग बाद में डिटेल देखेंगे कैसे काम करते हैं। अभी तो सिर्फ नाम, एक क्लास और लूँगा ही लूँगा, कल आज ख़त्म हो भी जाता लेकिन लंबा लेना पड़ता, अभी जल्दी तो है ही नहीं हम लोग को। तो सांख्यिकी मॉडल तो मैं अपने आप को तकलीफ क्यों दूं और तुम लोग को भी तकलीफ क्यों दूं कि कल एग्ज़ाम देना होता है तो जल्दी ले लेते हैं कि नहीं। तो ये मॉडल ऐतिहासिक आंकड़ों और विभिन्न कारकों के बीच संबंधों का उपयोग करता है। सांख्यिकी मॉडल का मतलब हो गया गणितीय या जो डेटा है उसका यूज करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब कि पिछले 25-50 सालों में, है ना, पिछले 25 से 50 सालों में किस तरीके से टेम्परेचर की स्थिति, डेटा किस चीज़ का डेटा चाहिए होगा आपको। फिर से ये जो 5 चीज़ें लिखे थे ऊपर, उनके आंकड़ों की बात कर रहा है कि आपका जो है टेम्परेचर की स्थिति क्या होगी। उसके अलावा जो है टेम्परेचर से प्रेशर का संबंध होता है। फिर आपका वही सी सरफेस टेम्परेचर की स्थिति क्या होगी। तो ये पिछले ऐतिहासिक आंकड़ों का यूज करता है कि पिछले 25 से 50 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो उसके बेस पर क्या करता है, आपका एनालिसिस करता है और जो विभिन्न कारक है उनके बीच में संबंधों को स्थापित करता है और एनालिसिस करके क्या करता है, आपका जो है प्रेडिक्शन करता है, राइट। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल का मतलब डेटा पर आधारित। आईएमडी अलग से सांख्यिकी, तो ये अलग से देखेंगे हम लोग कि हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है किस प्रकार सांख्यिकी मॉडल को यूज करता है, कौन कौन से किस तरीके से करता है, थोड़ा इसको डिटेल देखेंगे। इसमें 2 खास करके देखेंगे। पहले 16 पैरामीटर्स लिए जाते थे, तो ये अब 2003 से 8 पैरामीटर्स के आधार पे किया जाता है। तो ये शायद कभी क्वेश्चन आ जाता है। 8 पैरामीटर्स मॉडल करके देखेंगे जो वर्तमान में 2003 के बाद यूज किया जा रहा है। 2003 के बाद 8 पैरामीटर्स मॉडल अलग से देखेंगे हम लोग। 16 पैरामीटर वाला भी थोड़ा सा बता देंगे। तो ये फिर से वही डेटा, एनसो का डेटा, हिमावरन का डेटा, सी सरफेस टेम्परेचर का डेटा, ये सबको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। पिछले 5, 10, 15, 20 सालों का डेटा एनालिसिस करेगा और उसके अकॉर्डिंग बताएगा कि इस साल मानसून में क्या चेंजेस या किस प्रकार का मानसून की स्थिति बनेगी। आ रही बात समझ में? तो ये स्टैटिस्टिकल मॉडल कहलाता है। इसकी कमी क्या है, खास करके एक वायुमंडलीय गतिशील परिवर्तनों को पूरी तरह नहीं पकड़ सकता। मतलब खास करके ऊपर की जो डायनामिक स्थिति है, ऊपर का टेम्परेचर, जेट स्ट्रीम वगैरह को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वायुमंडलीय गतिशील स्थिति, डायनामिक एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वायुमंडल में क्या किस प्रकार का, बस इनके आंकड़ों के आधार पर ही क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है। लेकिन ऊपर भी हमने कई सारी चीज़ें देखी थी, है कि नहीं, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान कम देता है। तो ये कमी भी है, वायुमंडलीय गतिशील परिवर्तनों को पूरी तरह नहीं कैप्चर कर पाता है, ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये कमी, तो कभी क्वेश्चन इतना ही आएगा मानसून पूर्वानुमान में कौन कौन से मॉडल यूज होते हैं। एक तो ये कंबाइंड क्वेश्चन बनेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा किसी मॉडल का नाम दे करके पूछ सकता है कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कौन से मॉडल यूज किए जाते हैं। शायद ये क्वेश्चन आया भी होगा। तो ये हो गया आपका डायनामिकल मॉडल, वायुमंडल और महासागर के भौतिक नियमों पर आधारित। ये दोनों को कवर कर रहा है, वायुमंडल और महासागर के फिजिकल लॉस। फिजिकल लॉस में क्या आएगा, भौतिक नियम, तो वही ताप दाब का खेल है पूरा का पूरा। टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेयर के संदर्भ में देखेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर ये 2 मेन फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। किसकी, क्लाइमेट या वेदर की, है ना। देखेंगे तो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, टेम्परेचर और प्रेशर, उन दोनों को, तो इन पर आधारित है। और ये डेटा कलेक्ट करके फिर सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और वेदर कंडीशंस के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। तो इसमें भी आईएमडी के द्वारा एक डायनामिक मॉडल यूज किया जाता है
क्या है देखेंगे, नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन, एक अलग से मॉडल है आपका NCEP मॉडल, नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में एक NCEP मॉडल, नाम याद रखना पड़ेगा क्या मॉडल है, वो तो डिटेल थोड़ा सा बाद में देखेंगे। फिर है आपका ECMWF मॉडल, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट मॉडल, तो यूरोपीय एजेंसी वगैरह के द्वारा भी कुछ यूज किया जाता है। तो ये गतिशील डायनामिक मॉडल्स कहलाते हैं। आज के कंडीशंस के लिए देखेंगे तो ये कुछ डायनामिक मॉडल यूज किए जाते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोग्रेसिव, ज़्यादा एडवांटेज इसका क्या है, मोर एक्यूरेट एंड फिजिक्स बेस्ड है, अधिक सटीक और भौतिक सिद्धांतों पर आधारित है। अत्यधिक कंप्यूटेशनल लागत, मतलब इसमें बहुत सारे आंकड़े वाकड़े चाहिए होते हैं, तो कंप्यूटेशनल जो कॉस्ट है वह क्या हो जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो ये डायनामिक मॉडल्स हो गए जो यूज किए जाते हैं मानसून के पूर्वानुमान के लिए। क्लियर पॉइंट? तो अभी तो नाम ही याद करना है पहले तो, फिर इसके अंतर्गत कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। युग्मित का मतलब दोनों को कंबाइन कर देते, ये वाला भी और वो वाला भी, दोनों को मिला करके तो सबसे बेस्ट बन जाएगा डेफिनेटली। सबसे अच्छा तरीका वही होता है कि दोनों की अच्छी चीज़ों को ले लो तो काम हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, तो हर व्यक्ति की अच्छाइयों को लेते जाओ, बुराइयों को ध्यान मत दो। लेकिन हमारी नज़र पहले किस पे जाती है, ठीक है, बुराइयों पे पहले जाती है कि इस आदमी, अरे बेकार आदमी है, ये कमियां देखते, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी, उसको देखो पहले। तो इसमें महासागर और वायुमंडल दोनों के महत्व को यहाँ पे देखा जाता है, दोनों के परस्पर प्रभाव आपका जो है कंबाइंड ओशियन इंटरेक्शंस को ध्यान में रखा जाता है। तो मानसून मिशन युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली CFS, जो इस मॉडल मानसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम, अब ये अलग से क्वेश्चन इस तरीके से कभी बना दे तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि है क्या, CFS में क्या क्या चीज़ें होती है, इस टाइप से कभी नाम दे करके भी पूछ दे। अभी तक तो नहीं पूछा है, एक आध क्वेश्चन कुछ तो पूछा है, मुझे याद है। देखिए लाए हो मानसून के क्वेश्चंस, विकासशील, कल ही तो बताया कि क्लास क्वेश्चन लेके आना, कल लास्ट क्लास हो सकती है करके। कैसे तुम लोग काम चलेगा है, क्वेश्चन मैंने कहा ना, क्वेश्चन नहीं देख रहा तो कोई कुछ काम का नहीं क्लास, कम से कम क्वेश्चंस को तो साथ साथ देख लिया करो। मैंने बार बार कहा, और देखने के लिए एक क्लिक की दूरी पर है तुम लोग की। मानसून के क्वेश्चंस क्या आए हुए, PYQs क्या बन सकते हैं, सब बता देगा। उससे ज़्यादा दिमाग और कौन क्या लगाएगा, AI से ज़्यादा दिमाग कितना लगाओगे तुम अब आज की डेट में, उसको समझने में लगाना पड़ेगा, है कि नहीं भाई। कंटेंट में तो वो दे देगा जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ही दे देगा, लेकिन उसमें से कितना काम का उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो PYQs देखना था ना एक बार कि प्रीलिम्स में क्या आए हुए, मेंस में क्या आए हुए, मैं बार बार रोज़ बोलता हूँ तुम लोग को। फिर आपका डेवलप्ड अंडर इंडियाज मानसून मिशन, तो ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, जिसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। CFS मॉडल क्या है, मानसून का जो है क्वेश्चन दे देगा, मानसून का CFS मॉडल क्या है, कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम क्या है। तो इसमें दोनों को लेते हैं, महासागरी भी और आपका वायुमंडलीय, मतलब कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट जितने भी एलिमेंट्स इंडिकेटर्स उसको ध्यान में रख करके निकाला जाएगा, तो ज़्यादा बेटर होगा, सीधी सी बात है। तो बेहतर मौसम पूर्वानुमान कर पाएगा, क्योंकि हम सभी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका एक मॉडल। फिर एनसेम्बल फोरकास्टिंग, एक आपका है एनसेम्बल पूर्वानुमान, कई सारे मॉडलों को एक साथ यूज करता है ये आपका, तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मल्टीपल मॉडल्स एंड इनिशियल कंडीशंस, प्रारंभिक स्थितियों का यूज करता है कई सारे मॉडल्स की अच्छाइयों को लेकर के, तो ये और ज़्यादा एक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ज़्यादा एक्यूरेसी लेकर के आता है। तो एक एनसेम्बल पूर्वानुमान है। तो जितने भी अलग अलग मॉडल्स हैं सबको एनसेम्बल एक साथ करके देखता है, एक साथ करके पूर्वानुमान करता है, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं भाई। जितने ज़्यादा लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उतनी ही आपकी किसी चीज़ के बारे में एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ते जाएगी।
क्लियर हुआ? तो ये एंसेम्बल पूर्वानुमान एक मॉडल के रूप में दिया गया है। चलूँ आगे, मानसून का नोट्स भी दिया, पढ़ लिए। और ऑप्शनल जो क्लाइमेटोलॉजी ऑप्शनल वाले जो है ले लेना नोट्स जाने के पहले। जो जीएस में जो दिया वो तो पढ़ना ही है, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स क्लाइमेटोलॉजी ऑप्शनल के अलग से है, तो वो अलग से मैंने करवा दिए। फिर हाल फिलहाल में भारत मानसून पूर्वानुमान में क्या यूज करता है, तो वर्तमान में आप समझ सकते हो कि अब एआई का ज़माना है, तो यहाँ पर एआई का यूजिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई? अब इसमें भी एआई यूज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो उच्च रिजोल्यूशन मॉडल, हाई रिजोल्यूशन मॉडल्स यूज करेंगे। एआई बेस्ड टेक्निक्स का यूज हो रहा है, जिससे मानसून के पूर्वानुमान में सुधार हुआ है और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। अब जिला स्तर पर भी पूर्वानुमान प्रदान करता है, हर जिले के बारे में आईएमडी क्या करता है, जिला स्तर पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पूर्वानुमान किया जा रहा है। चलूँ आगे, लिख लिया, हो गया? तो ये नया यूज करेंगे, करते हैं, और भी देखेंगे। चुनौतियाँ क्या है ना, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ये बनेगा, मानसून का पूर्वानुमान कैसे किया जाता है, कौन से मॉडल्स यूज किए जाते हैं और क्या चैलेंजेस है। तो एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमने लिया हुआ है। फिर कुछ मॉडल्स कैसे काम करते हैं उसको अलग से देखेंगे। तो मानसून की उच्च परिवर्तनशीलता, कि ये हाई वेरिएबिलिटी पाई जाती है मानसून में, देखा था हमने, कभी जल्दी आता है, कभी देरी से आता है, कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है। तो ये सब वेरिएबिलिटी पाई जाती है, तो इसके कारण से पूर्वानुमान थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है। अब तो बहुत कुछ हो जाता है, पहले आज से 20 साल पहले बोलता था कि आज बारिश होने वाली है, तो उस दिन जरूर बारिश नहीं होती थी। ठीक है, अब तो लगभग थोड़ा सा प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो जाता है, जो बोलता है उसके आसपास थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना जताया, तो थोड़ी बहुत आगे पीछे, 1-2 दिन आगे पीछे हो ही जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले और ज़्यादा इनएक्यूरेट था। तो अब हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ते जा रही है, क्योंकि हमारे पास डेटा, सुपर कंप्यूटर, सैटेलाइट्स वगैरह क्या हो रहे हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू आंकड़े वगैरह, डेटा वगैरह अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। सुपर कंप्यूटर से एनालिसिस अच्छा हो जा रहा है, आपका एआई आ गया। अब एआई और ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, काउंटिंग कर लेगा, एनालिसिस कर लेगा, तो और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी आपकी। फिर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है मानसून पर, तो ये भी पता नहीं रहता कि क्लाइमेट चेंज का क्या कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, ठीक है नहीं। ग्लोबल वार्मिंग का मानसून पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, ये भी क्वेश्चन कभी बना सकता है कि भारतीय मानसून या मानसून पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से क्या हो रहा है, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यही हो रहा है ना भाई, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ने से लैंड का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ओशंस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, बर्फ़ आपकी पिघलते जा रही है, बर्फ़ की मात्रा क्या होती जा रही है आपकी, जो है आइस की मात्रा कम होते जा रही है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि पानी भी ज़्यादा गर्म हो गया, स्थल भी ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसके कारण से हाई प्रेशर लो प्रेशर की जो इंटेंसिटी वह कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखेंगे तो मानसून कमज़ोर होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस रहेगा उतना ही आपका जो है मानसून तीव्र होता है, अच्छा होता है। कई सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि महासागरीय जल का तापमान भी क्या हो रहा है, औसत तापमान बढ़ रहा है, आई ना बात समझ में। तो इस तरीके से तो मानसून और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। मानसून पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मानसून का ग्लोबल वार्मिंग का मानसून पे। फिर महासागरों के बारे में पूरा डेटा कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, पूरा बड़े बड़े महासागर 71% महासागरीय जल है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो हर जगह का डेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा, हालांकि सैटेलाइट के थ्रू मिल जाते हैं,
कई कारकों की जटिल अंतःक्रिया है। क्लाइमेट में होता है कि कई सारे फैक्टर्स आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो सबको समझना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मैंने फिर से कहा है कि पिछले 20 सालों की तुलना में 25 सालों में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सटीक हुआ है। निष्कर्ष है, सांख्यिकी मॉडल से उन्नत, गतिशील और युग्मित मॉडलों तक विकसित हुआ है। तो धीरे धीरे करके मॉडल हमारे क्या होते जा रहे, ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। अब एआई वगैरह आ गया तो एआई के कारण से और ज़्यादा क्या होगा, सटीक होते जाएगा, एक्यूरेट होते जाएगा। एआई के प्रयोग से एनालिसिस और बढ़ जाएगा हमारा। जो आ रही बात समझ में? चलूं आगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, पहला क्वेश्चन कि मानसून का पूर्वानुमान कैसे किया जाता है, कौन से मॉडल्स का यूज किया जाता है। तो ये इस तरीके से इसको ले लेना है, मेन चीज़ें। आया समझ में? अब भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कौन से मॉडल, चलूँ आगे। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा सांख्यिकी मॉडल यूज किया जाता है, तो इसके बारे में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि आया भी है शायद, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, जीएस में है, ऑप्शनल में है, कहीं तो पूछा हुआ है। लेकिन तुम लोग है कि देखते ही नहीं हो, थोड़ा देख लेते भाई। मानसून इतने दिन से पढ़ रहे तो मानसून से क्या क्वेश्चन आए हुए, इतने तो कम से कम थोड़ा सा मेहनत खुद से भी कर लेते तो तुम्हारे लिए भला होता। मैं तो बोल दे रहा हूँ कि इतना पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आए होंगे और आ जाएंगे, भविष्य में भी आ जाएंगे। लेकिन ठीक है, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा खुद वेरीफाई भी कर लो कि सर बकवास तो नहीं कर रहे देख करके कि हाँ सर सही बोल रहे कि झूठ बोल रहे। इतना कम से कम इसी बहाने कम से कम देख लेते क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन कल एक क्लास रहेगी तो कल पूरे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, मेंस के, सबसे उम्मीद करता हूँ कि देख करके ले करके आओगे, ठीक है। क्योंकि मानसून इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा क्वेश्चन प्रीलिम्स में एक आध दो रहना ही रहना है, मेंस में भी एक आध दो बनने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। चलिए, तो सांख्यिकी मॉडल बताया था। सांख्यिकी मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से 5 आंकड़े को एकत्रित करते हैं। आपका फिर से वही क्या क्या था, आपका जो है एनसो था, है ना, आपका एमजेओ था, सी सरफेस टेम्परेचर था, ठीक है, यूरेशियन आइस कवर्ड कंडीशंस थी आपकी जो, और एक और क्या था, आईओडी था आपका जो है कि नहीं। ये तो इन सब को यूज किया जाता है, इनके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और फिर उसको एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पर फिर प्रेडिक्शन किया जाता है। तो भारत में दीर्घ अवधि के मानसून पूर्वानुमान के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा विकसित सांख्यिकी मॉडल सबसे प्रारंभिक विधियों में से एक है। ये शुरुआती था, उसके बाद तो और चेंज होते गया कि, और यह मानसूनी वर्षा विभिन्न वैश्विक जलवायु कारकों के बीच अनुभवजन्य संबंधों पर आधारित। एम्पिरिकल मतलब उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, जो डे टू डे लाइफ हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूप से हमने जो रिलेशन देखे हैं उसके आधार पर आगे बढ़ाया गया है। ये आपका स्टार्ट हुआ था 20th सेंचुरी में, वॉकर, गिलबर्ट वॉकर करके थे, उन्होंने जो है गिलबर्ट वॉकर के द्वारा यह विकसित किया गया था, जिसने भारतीय मानसून को एनसो जैसे वैश्विक दबाव प्रणालियों से भी जोड़ा था। तो शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, भारतीय मानसून के पूर्वानुमान की शुरुआत इस सांख्यिकी मॉडल से मानी जाती है। 20th सेंचुरी में आपका गिलबर्ट वॉकर के द्वारा मुख्य रूप से डेवलप किया गया था, राइट। तो उसके पहले भगवान भरोसे ही चलता था। उसके बाद पहला ये स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, सहसंबंध मॉडल, कोरिलेशन मॉडल या कोरिलेशन, पहला आपका शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी जो है कोरिलेशन मेथड से हुई, वॉकर के द्वारा जो दिया गया था। फिर उसके बाद पावर रिग्रेशन मॉडल, है ना, सिर्फ नाम लिख लो अभी तो, कौन कौन से मॉडल आईएमडी के द्वारा कैसे पूर्वानुमान के लिए मॉडल विकसित हुए। तो पहला ये वाला मॉडल आया वॉकर के द्वारा, क्लियर। दूसरा फिर आपका पावर रिग्रेशन मॉडल 1980 के दशक में। रिग्रेशन मतलब क्या होता है बताओ, मैथमेटिक्स वाले कोई है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले लोग,
कौन है? साइंस से तुम्हारा बताओ भाई। रिग्रेशन इक्वेशन विथ प्रेडिक्टर्स यूज्ड मल्टीपल रिग्रेशन। क्या होता है ऐसे रिग्रेशन मतलब क्या होता है? उल्टा है ना, प्रोग्रेस मतलब आगे की चीज़ें हो गई, रिग्रेशन मतलब पीछे की चीज़ें। तो रिग्रेशन इक्वेशन मॉडल का मतलब होता है कि पिछले वर्षों में किस प्रकार से मानसून की स्थिति रही है, तो उनको ध्यान में रख करके हम आगे का क्या करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं। आ रही ना बात समझ में? ऐसा हम लोग भी नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं कि पिछले साल अप्रैल में गर्मी लगी थी तो मई में इतनी गर्मी लगेगी, अगले साल ऐसे लगेगी। इस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में भी यूज करते होंगे, है कि नहीं? डे टू डे लाइफ में भी यूज करते होंगे कि कैसे कैसे आगे क्या हो सकता है, कर पाते हो। तो रिग्रेशन मॉडल कहलाता है, तो उसको यूज किया गया। फिर उसके बाद 16 पैरामीटर्स यूज किए गए, आपके प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है 16 पैरामीटर्स को आपके जो है उसके आधार पर, इसमें भी सब वही आता है, स्थल और भारत के ऊपर स्थलीय भाग का तापमान, इंडियन ओशियंस का तापमान, इसको ध्यान देते हैं। फिर इधर यूरेशियाई क्षेत्र में कितनी बर्फबारी हो रही है उसको ध्यान में रखते हैं, हिमालय क्षेत्र में कितनी बर्फबारी हो रही है उसको ध्यान में रखते हैं। तो इस तरीके से 16 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। हवाओं की स्थिति कैसी है ना, आपका मई के महीने में कैसी है, जनवरी फरवरी के महीने में कैसी है। तो इस तरीके से अलग अलग समय में हवाओं की स्थिति की उसको ध्यान में रखा जाता है, उसके आधार पर मानसून का पूर्वानुमान किया जाता है। तो ये आपके 90s के दशक में यूज किया जाता था। तो ये 16 पैरामीटर वाला आपके नोट्स में दिया हुआ है। तो ये भी आज के डेट में चेंज हो गया है 2013 से, है ना। ये षष्ठी, दाब, पवन, पैटर्न, इन सबको इसको देखेंगे थोड़ा सा। वर्तमान में 8 पैरामीटर यूज किए जाते हैं, है ना। उसको कम करके कितना कर दिया गया, 8 पैरामीटर्स। तो ये आपका डिटेल देखेंगे, ये आ सकता है आपका जो है वर्तमान में 2003 के बाद से यही यूज किया जा रहा है। तो ये आपका रिफाइंड वर्जन विथ फ्यूअर बट मोर रिलायबल प्रेडिक्टर्स 8 हम लोग यूज करते हैं। जो 16 थे उसको घटा के हमने क्या कर दिया, इसमें वही टेम्परेचर, प्रेशर, इंडियन ओशन का टेम्परेचर, लैंड का टेम्परेचर, यूरेशियाई क्षेत्र में टेम्परेचर, हिमालय क्षेत्र में टेम्परेचर, ये सब 5, 7, 8 आएंगे आपके। इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। फिर से वही फैक्टर्स है, इन्हीं आधारों पर पूर्वानुमान किया जाता है। की फैक्टर्स कौन कौन से पूर्वानुमान के लिए, तो फिर से यही वाले चीज़ें आ जाएंगी आपकी। जो इसमें एक नई चीज़ आ गई है जो कल शाम को करंट अफेयर में पढ़ा था हमने, ये वाला कल करंट अफेयर की क्लास में ये वाला आया था आपका, जो नॉर्थ अटलांटिक ऑस्किलेशन। नॉर्थ अटलांटिक आपके जो है ऑस्किलेशन या अटलांटिक वाला आया था, पूरा अटलांटिक आपके जो है क्या था पूरा फुल फॉर्म, अटलांटिक ओशियन मेरीडोनियल, ठीक है। इसी कुछ था ना आपका, क्या था भाई कल कौन कौन देखा था, पहला ही वाला तो था कल आपका, पहला ही वाला आपका जो पहला का दूसरे नंबर पे था ज्योग्राफी वाला। तो अटलांटिक इसमें क्या देखा था हमने, बताया था कल आपका कि अटलांटिक ओशियन में जो महासागरीय जल का धाराओं का प्रवाह होता है विषुवत-रेखीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, ये पूरी के पूरी गर्म जल धारा इधर जाती है आपकी, और अंदर ही अंदर ठंडा पानी क्या होता है नीचे आता है। तो ये सर्कुलेशन भी जो है इधर के यूरोप के टेम्परेचर क्लाइमेट को इम्पैक्ट तो करता ही है, ये मानसून को भी कहीं ना कहीं क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सागर आपस में सब जगह जुड़े हुए। इधर आपका इंडियन ओशियन है कि नहीं, ये आपका दक्षिणी अटलांटिक ओशियन है, तो नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, तो ये सागर आपस में कहीं ना कहीं से क्या है, कनेक्टेड है। इधर आपका दक्षिण अटलांटिक इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है। तो अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं मानसून के लिए इफेक्ट करते हैं। नया स्टडी के द्वारा इसको भी जोड़ा गया है, नॉर्थ अटलांटिक दोलन, मतलब कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जल का तापमान कितना है, ठंडे क्षेत्र के जल का तापमान कितना है, तो उसके आधार पर भी इसको डेटा को यूज किया जाता है। बाकी तो वही आपका एनसो हो गया, समुद्र सतह तापमान, यूरेशियाई हो गया, एक नया वाला ये वाला आ गया आपका। और दाब प्रवणता नापी जाती है आपका, ये डार्विन बताया था मैंने, डार्विन शहर का नाम बताया था ना, कि ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, एटलस में जाके देखा डार्विन कहाँ पर, यहाँ पर होगा डार्विन। तो इसके उत्तर में यहाँ पे कितना प्रेशर है, प्रेशर की स्थिति कितनी है, और इधर आपका साउथ अमेरिका में किनारे वाले भाग में यहाँ पर प्रेशर की स्थिति कितनी है। वहाँ पे एक द्वीप बताया था उस दिन मैंने, याद आ रहा है, ताहिती द्वीप,
तो इन दोनों के बीच एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस मापा जाता है, दाब प्रवणता मापी जाती है, इन दोनों के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है। तो जितना प्रेशर डिफरेंस होगा, इधर जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा, इधर जितना हाई प्रेशर होगा, उतना ही मानसून क्या होगा आपका, अच्छा होगा, है ना। तो ये दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस को भी क्या कहता है, मापा जाता है, दाब प्रवणता को भी। तो ये 5 इंडिकेटर्स वर्तमान में यूज किए जाते हैं सांख्यिकी मॉडलों में। ये वाला एक नया आ गया आपके, बाकी सी सरफेस में सब आ जाएगा। सी सरफेस में आपका आईओडी भी आ गया, साउथ सदर्न ऑस्किलेशन, और एलनिनो लानिना भी आ गया, है कि नहीं। इसलिए इसको यहाँ पे अलग न लेकर के इसी के अंदर डाल दिया हमने जो है। ये सी सरफेस के कंटेक्स्ट में एमजेओ भी कहीं ना कहीं आ जाएगा इसी के अंतर्गत आपका जो है ना, इक्वेटोरियल वाला रीजन वाला भी, तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बाकी ये 5 फैक्टर्स इंडिकेटर्स प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है मानसून को, पूर्वानुमान को लेकर के। तो प्रभावित करने वाले विभिन्न टेली कलेक्शंस, आपके जो मल्टीपल टेली कनेक्शंस अफेक्टिंग मानसून, छोटे छोटे कई सारे कनेक्शंस है, तो ये इनको 4-5 भागों में लिया जाता है। तो ये फिर से उसी के अंतर्गत वर्किंग ऑफ द मॉडल, मॉडल कार्य कैसे करता है, तो सभी के बीच संबंध स्थापित करता है, उनके बीच में किस प्रकार का कोरिलेशन है। तो डेफिनेटली टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन होता है, तो हमेशा मेन आएगा टेम्परेचर और प्रेशर का संबंध। सी सरफेस में भी देखेंगे तो टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन आएगा आपका जो है ना। जेट स्ट्रीम में देखा तो प्रेशर को ही क्या करता है, हुआ कम या ज़्यादा करता है, साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्रिया करता है। तो इस तरीके से संबंध को देखा जाता है। यह मॉडल ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग करके पूर्वानुमान कारकों और मानसून वर्षा के बीच सहसंबंध स्थापित करता है ना। हिस्टोरिकल डेटा, मैंने कहा ना, पिछला डेटा के आधार पर हम क्या करते हैं, आगे क्या होगा उसको भी अनुमान लगाते हैं पिछले अध्ययनों के आधार पर। मौसमी वर्षा का अनुमान लगाने के लिए रिग्रेशन समीकरण विकसित किए जाते हैं। अब ये स्टैटिस्टिक्स वगैरह में रिग्रेशन मेथड यूज की जाती है कि कैसे कैसे कि पिछले सालों में ऐसे ऐसे वर्षा हुई है तो अगले साल भी ऐसी वर्षा या इतनी वर्षा होगी। तो ये रिग्रेशन मेथड कहलाएगी कि पिछला अनुभवों को ध्यान में रखते हुए आगे का पूर्वानुमान करना, राइट। तुम लोग भी करते हो ऐसी। फिर पूर्वानुमान को दीर्घकालिक औसत के प्रतिशत के रूप में बताया जाता है। दीर्घकालिक औसत का प्रतिशत का मतलब है, जैसे WMO क्या करता है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन 31 ईयर्स का औसत लेता है, 31 ईयर्स का क्या लेता है, एवरेज लेता है WMO। तो यहाँ पे दीर्घकालिक औसत का मतलब हुआ कि पिछले 5, 10, 15 सालों में वर्षा का औसत कितना रहा, है ना, बस समझ में। तो दीर्घकालिक औसत के प्रतिशत के रूप में, तो उसका परसेंटेज देखेंगे कि पिछले 15 सालों में औसत इतना रहा, इस साल कितना रहा, तो कितना परसेंटेज वेरिएशन हुआ, कैसे हुआ। तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे पूर्वानुमान को दीर्घकालिक औसत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लिया अगले साल का पूर्वानुमान करना है तो हम पिछले 10 साल का देख लेंगे, बिलासपुर में कितनी वर्षा हुई 10 सालों में, है ना, कि 2016 में इतनी 100 सेंटीमीटर, 110 हुई, 120 हुई, 150 हुई, कभी 90 भी हुई। इस टाइप से 10 सालों का क्या देख लिया, एवरेज देख लिया। फिर इस साल का देख लेंगे तो इसका एक औसत निकाल लेंगे, औसत के साथ फिर परसेंटेज निकाल लेंगे कि हाँ पिछले साल और पिछले 10 सालों का औसत और उसका परसेंटेज के आधार पर दिखा देंगे, परसेंटेज दिखा करके कितना परसेंटेज इतना होने की संभावना है, वेरिएशन होने की संभावना है। दीर्घकालिक औसत के प्रतिशत के रूप में आपको क्या करते हैं, फाइंड आउट करके दिखाते हैं। समझ पा रहे हो ना भाई। दीर्घकाल का औसत ले लिए, फिर बताना है कि इस साल कितने परसेंटेज तक वर्षा की संभावना कम या ज़्यादा होगी, उसको व्यक्त कर देंगे आपके जो। तो इसका लाभ क्या है, सरल और कम कंप्यूटेशन लागत वाला है, दीर्घकालिक ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित है, मौसमी पूर्वानुमान के लिए उपयोगी है। तो ये कुछ आंकड़ों पर आधारित है तो थोड़ा सा विश्वास तो रहेगा ही रहेगा। सीमाएं भी है, वायुमंडलीय गतिशील प्रक्रियाओं को नहीं पकड़ता है, मतलब उसको कैप्चर नहीं किया, ऊपर की वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि पहला मॉडल था सांख्यिकी मॉडल, तो शुरुआत में हम लोग एटमॉस्फेरिक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे देते। रेखीय संबंधों को मानता है, लीनियर संबंध का मतलब ऐसा है तो ऐसा ही होगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वायुमंडल में जो क्या करते हैं, आप क्या जो है ना, बादल छाया है तो बारिश होगी ही बोल देते, लेकिन कभी कभी बादल छाते, घने बादल, लगता है कि बारिश होने वाली और अचानक से बादल गायब हो जाते। कभी कभी होता है कि उम्मीद नहीं होती, अचानक से कहाँ से बारिश आ जाती है।
तो यहाँ पे एग्जैक्टली रेखीय संबंध काम करे हमेशा ज़रूरी नहीं है, आई ना बस समझ में, लेकिन मान के चलते हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण से जो चेंजेस हो रहे हैं उसको सटीकता से अभी प्रभावित, मतलब सटीकता से हम आकलन नहीं कर पा रहे कि क्या उसके कारण से मौसम या मानसून पर प्रभाव पड़ रहा है। टेली कनेक्शन समय के साथ बदल सकते हैं, समय के साथ इनमें चेंज भी होते रहता है। तो ये कुछ कमियां भी है सांख्यिकी मॉडल की। तो वर्तमान स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, सांख्यिकी मॉडल को तो यूज कर ही रहे, अन्य मॉडलों को भी साथ साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। इसको सप्लीमेंट्री मॉडल के रूप में यूज करते हैं। आईएमडी ने बेहतर सटीकता के लिए धीरे धीरे गतिशील मॉडल को भी अपनाया। गतिशील मॉडल कल देखेंगे कि कौन कौन से गतिशील मॉडल है, उसको देखेंगे। और युग्मित मॉडलों की ओर रुख किया। युग्मित का मतलब कपल्ड, मतलब 2 या 2 से अधिक कई सारे मॉडल्स है, उसको सब मिला करके उसके आधार पर पूर्वानुमान करते हैं, किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं है। तो डेफिनेटली आपका जो एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। आ रही बात समझ में। तो ये और कुछ मॉडल्स देखेंगे कल हम लोग। और आईएमडी का सांख्यिकी मॉडल भारत में मानसून पूर्वानुमान की नींव रखता है। तो ये पहला मॉडल था जो पूर्वानुमान के लिए यूज किया जाता था। आज भी हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में, सप्लीमेंट्री के रूप में यूज करते ही करते हैं, और बाकी अन्य मॉडलों को भी इसके साथ में यूज करते हैं। तो कोई भी चीज़ पूरी तरह बेकार नहीं होती है। तो ये पूर्वानुमान के कंटेक्स्ट में पहला क्वेश्चन यदि आता है कि मानसून का पूर्वानुमान कैसे किया जाता है, किन आधारों पे किया जाता है, कौन कौन से मॉडल्स यूज किए जाते हैं, तो उनका नाम वगैरह सब यहाँ से याद कर लेना है। और कुछ फिर मॉडल्स कैसे, कुछ 2-4 मॉडल्स है उसका नाम दे करके भी पूछ सकता है, जीएस में भी पूछ सकता है और ऑप्शनल में भी पूछ सकता है। तो कुछ मॉडल्स देखेंगे, जैसे 8 पैरामीटर्स वाला मॉडल, 16 पैरामीटर वाला थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब वो उसका यूज नहीं रहा तो पूछने की संभावना किसकी रहेगी, 8 पैरामीटर्स वाले की रहेगी। फिर डायनामिक मॉडल यूज किए जा रहे हैं, कपल्ड मॉडल यूज किए जा रहे हैं, तो उनके पूछने की संभावना रहेगी। तो कम से कम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में एक बेसिक जानकारी होना चाहिए, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ से बाहर न जाए। तो फिर मानसून क्या हो जाएगा आपका कल, है ना। उम्मीद है कल सभी मॉडल्स ख़त्म कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्वेश्चंस वगैरह मैंने फिर से कहा है, एक बार आप लोग खुद से अच्छे से देख करके आना। इतना मेहनत करके मानसून पढ़ाया है तो कोई क्वेश्चन उसमें से छूट तो नहीं रहा है, पूरे बन जा रहे कि नहीं बन जा रहे। आया समझ में। तो कल मानसून के लिए पूरे